ये पहला टेस्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ चित्रकला शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने किस धातु से मानी है। पहले तो इनको समझिए, सवाल में पूछा क्या गया है। इसमें अधिकतर सवाल इस तरीके के हैं कि एक सवाल में 3-3, 4-4 प्रश्नों के उत्तर हैं। सवाल इसमें 125 है, लेकिन ये है 200 सवाल का टेस्ट पेपर है। 200 सवाल का ये कम से कम। एक ही प्रश्न में कई कई प्रश्न मैंने इसमें जोड़े हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चित्रकला शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने किस धातु से मानी है? कत धातु से मानी है। 100% आने वाला सवाल है। प्रश्न नंबर 2, कत धातु का क्या अर्थ है? सुंदर, मधुर। जिसने इनसे संबंधित कुछ लिखा है उसी का राइट करेंगे, और जिसने नहीं लिखा इनमें से कोई सा भी उसका लिख देंगे वहीं पर। सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाली। 3 नंबर सवाल देखिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शास्त्र में तथा किस शताब्दी में हुआ? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहली शताब्दी के लगभग हुआ। जहां हम शताब्दी से सटीक नहीं है तो वहां पर क्या शब्द लिखेंगे, वहां लगभग लिख देते हैं, यानी कि उसके आसपास का ही है। अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए हुआ है? ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों के लिए हुआ है। ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों के लिए हुआ है। कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है। 6 नंबर है, क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शनी में वस्तु का रूप संवारने वाली विशेषता को क्या कहा गया है? कला कहा गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र तथा शुक्रनीति आदि अन्य ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है? 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है? 72 कलाओं का वर्णन मिलता है। कला विलास पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट सवाल है। कश्मीर के एक विख्यात पंडित थे, क्या नाम था उनका? क्षेमेंद्र ने लिखी। क्षेमेंद्र की पुस्तक में किसका वर्णन है? विविध कलाओं का विशद वर्णन है। क्षेमेंद्र की पुस्तक में कितनी उपयोगी कलाएं हैं? 64 प्रकार की उपयोगी कलाएं हैं। किसी का टेस्ट पेपर है, उसमें नहीं लिखा सही उत्तर, जो चेक कर रहा है उसको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा तो वो यहीं बैठ करके उसको सही करके जाएंगे, नहीं वो याद कैसे करेगा कैंडिडेट? किसी भी चतुराई पूर्ण कार्य को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। ललित कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? नंबर 1, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला व वास्तुकला। संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला व वास्तुकला। संगीत कला के अंतर्गत कोई बता सकते हैं कौन सी कलाएं आएंगी? जो सुनी जा सके, काव्य, कविता, मूर्ति कला तो जो देखी जा सके, ये सही बोल रहे हो, त्रिआयामी जो देखी जा सके। पेंटिंग नहीं देखी जा सकती। लोग सब मूर्त कला में आते हैं। अच्छा, मूर्त कलाओं में आती है। त्रिआयामी का क्या होगा? यस, त्रिआयामी का क्या? त्रिआयामी का मतलब है जिसमें 3 आयाम है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई। तो वो 3D है। कभी ऐसा भी होता है 2D पर 3D बनाया जा सकता है। 2D पर 3D बनाया जा सकता है। छाया प्रकाश के माध्यम से, हाँ, छाया प्रकाश के माध्यम से बनाया नहीं जा सकता, केवल उसका आभास दिखा सकते हैं। 2D पर 3D नहीं बनेगा, लेकिन उसका आभास दिया जा सकता है छाया प्रकाश के माध्यम से। ठीक है। वास्तुकला के अंतर्गत हाँ, भवन निर्माण की कला। 14 नंबर सवाल देखिए, यूरोप में कला को क्या कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है।
कला आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा व शब्द से मानी जाती है? लैटिन शब्द है आर्स या आर्टेम। 100% आएगा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आता है कला किस भाषा का शब्द है, इसी से संबंधित सवाल है, वो संस्कृत का, वो भी 100% आता है। कुछ 15 से 20 सवाल तो ऐसे हैं जो हर पेपर में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं हो, कोई भी पेपर उठा करके देखिए उसी में मिलेंगे वो। उसी प्रकार का ये सवाल भी है और उसी प्रकार का वो भी है, कला किस भाषा का शब्द है। आर्स या आर्टेम शब्द की किस धातु से बने हैं? अर्र धातु से बने हैं। अर्र, जिसका अर्थ है पैदा करना, बनाना या फिट करना। अर्र का अर्थ क्या है? पैदा करना, बनाना या फिट करना। यद्यपि कला एक शाश्वत मानव क्रिया है, परंतु इसकी परिभाषा करना संसार भर में सबसे कठिन कार्य है। यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया ग्रंथ का है। कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन किस विद्वान का है? प्लेटो का है, इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का है, इंपॉर्टेंट है। कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। यह कथन किस विद्वान का है? यह है क्रोचे का, यह भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आ जाएगा सवाल जरूर। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन किस विद्वान का है? रविंद्रनाथ ठाकुर का है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनमें से आता जरूर है। अपने में भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, यह कथन किस विद्वान का है? यह है टॉल्स्टॉय का। प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह है रस्किन का। ये सभी क्या है? परिभाषाएं हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ऐसे के ऐसे ही आपको पेपर में लिखी हुई मिलेंगी, बस आपको लगाना है किसका है। फ्रायड ने कला को क्या कहा है? दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता फ्रायड का ही। अपने व्यापकतम रूप में कला मानव की कर्तव्य शक्ति का किसी भी मानसिक तथा शारीरिक या आनंददायी या दोनों से युक्त वस्तु के निर्माण के लिए किया गया कौशल युक्त प्रयोग है। यह कथन किस विद्वान का है? भोलानाथ तिवारी का है, भोलानाथ तिवारी। कला शब्द का प्रयोग केवल किन कलाओं के लिए होता है? ललित कलाओं के लिए होता है। कला की, यह भी इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर। कला की अभिव्यक्ति मनुष्य के मन में होती है, बाहर नहीं। यह किस विद्वान का कथन है? क्रोचे का है। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे ही, टेस्ट पेपर ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा आपको अच्छे से रटना है। इसमें से सवाल 100% आते ही आते हैं, ना आने का कोई मतलब ही नहीं है इनमें से। क्रोचे अथवा कुछ अन्य विद्वान कला को कितने प्रकार की मानते हैं? उपयोगी कला और ललित कला, दो प्रकार की। उपयोगी कला और ललित कला दो प्रकार की मानते हैं। उपयोगी कला व ललित कला को और किस नाम से पुकारते हैं? उपयोगी कला को कहते हैं कारू, 100% आने वाला सवाल है, और ललित कला को कहते हैं चारू। मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में भारतीय दृष्टिकोण से कला के कितने भेद किए हैं? 2 किए हैं, बाह्य कला और गोपनीय कला। बाह्य कला और गोपनीय कला। बाह्य कला और गोपनीय कला। बाह्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, लिखते रहिए। वास्तुकला, बढ़ईगिरी, सुनारी आदि आते हैं। गोपनीय कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? आलिंगन, चुंबन आदि आते हैं। सबसे पहले यूनान में किस विद्वान का नाम आता है जिसने कला का वर्गीकरण किया? प्लेटो का आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। भाषण शास्त्र में कला
के उपयोगी और ललित होने के संकेत किसने दिए? प्लेटो का शिष्य था कौन? अरस्तु। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। शिक्षा के दृष्टि से कला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 व्यवसायिक कला उदार और उदार कला, 2 भागों में। व्यवसायिक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? रंगाई, छपाई, मिस्त्रीगिरी, सुनारी आदि। रंगाई, छपाई, मिस्त्रीगिरी, सुनारी आदि। अगर किसी ने एक भी लिखा है तो उसका सही करेंगे सवाल। उदार कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? संगीत, तर्क, व्याकरण, भाषण आदि। एफओ फेलो ऑफ आर्ट, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, 37 ये है एमए मास्टर ऑफ आर्ट किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत आते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट। रूपात्मक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? सर किसी ने हिंदी में लिखा कला ठीक है। अरे एक ही बात हो। मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इनका रूप देखा जा सकता है। गत्यात्मक या गति के आधार पर कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? संगीत कला तथा काव्य कला। काव्य क्या है? कौन बताएंगे काव्य? सर काव्य को सुन सकते हैं, देख भाव है। वेरी गुड। काव्य को सुन सकते हैं। देख नहीं सकते। वेरी गुड। काव्य गद्य है पद है? वेरी गुड। कैसे पता आपको पद है? सर इसको काव्य हाँ हाँ बोलिए। काव्य को लय के साथ पढ़ते हैं। अच्छा इसीलिए वो काव्य है। सुनने से रस की अनुभूति होती है। अच्छा गद्य से नहीं होती रस की अनुभूति। अगर रस की अनुभूति गद्य से नहीं होती तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? जिसमें रस की उत्पत्ति होती है उसे ही तो सुनते हैं हम। देखिए एक सीधी सी बात है, छंद युक्त रचना को गद्य पद कहते हैं और छंद युक्त रचना, छंद युक्त रचना को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और छंद मुक्त रचना को क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। बस एक छोटी सी लाइन है, छंद युक्त रचना। युक्त का मतलब है जिसमें छंद है उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और छंद युक्त यानी जिसमें छंद मुक्त जिसमें जिस छंद ना हो, कैसा है? निबंध के टाइप में लिखा हो, उसको क्या कहेंगे? उसको गद्य कहेंगे। समझ गए आप? मूर्ति कला के अंतर्गत कौन से चित्र आते हैं? मूर्ति चित्र आते हैं। अमूर्त कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? काव्य और संगीत। अनुकरण किए बिना ही चित्र की रचना करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म कला। सूक्ष्म कला, अबस्ट्रैक्ट आर्ट। अबस्ट्रैक्ट आर्ट। अगला सवाल देखिए, मूर्ति कला किस पर आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं को क्या कहते हैं? वास्तुकला। वास्तुकला। अनुकरण पर आधारित, अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं को गुरने ने क्या नाम दिए? रिप्रेजेंटेटिव तथा प्रेजेंटेटिव नाम दिए। रिप्रेजेंटेटिव तथा प्रेजेंटेटिव नाम दिए। अलंकरणात्मक कलाओं में सर 44 में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लिखा हो तो सही। हाँ बिल्कुल कर दीजिए, दोनों ही तो बोले हैं। अलंकरणात्मक कलाओं में कौन सी कला है? श्रृंगार कला है। श्रृंगार कला। श्रृंगार कला के अंतर्गत जैसे ये भी जो आप देख रहे हैं सामने, ये भी श्रृंगार कला का ही उदाहरण है। यानी कि यस, भांडालेख। हाँ भांडालेख भी बोलते हैं, लेकिन तो सजा हुआ है ना। जो भी सजा हुआ है, भांडालेख हो, कोई वस्तु हो, मकान हो, कोई भी चीज हो जिसको सजाया गया, वो क्या है? अलंकरणात्मक है। वो सब उसी श्रेणी में आते हैं। आत्मविभंजक कला में मनुष्य क्या करता है?
अपने मन के आत्माभिव्यंजक कला में मनुष्य क्या करता है? मनोभावों को रखता है, यानी कि कविता के माध्यम से भी रख सकता है, नृत्य के माध्यम से भी रख सकता है। कविता के माध्यम से भी और नृत्य के माध्यम से भी रख सकता है। हीगल के अनुसार ललित कला के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। नंबर 1 प्रतीकवादी, नंबर 2 अभिजात्यवादी या शास्त्रीय, नंबर 3 है स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। अगर चित्र में भाव ही नहीं है तो कैसा होगा चित्र? नीरस है। बिना भाव डाले चित्रकार सफल नहीं है किसी भी चित्र को बनाने के बाद। हीगल ने एक आंदोलन भी चलाया था 19वीं 20वीं शताब्दी में, इसको प्रतीकवादी आंदोलन के नाम से जिसको जाना जाता है। 49 नंबर देखिए, किस कला से भावपूर्णतया अभिव्यक्त नहीं हो जाते? प्रतीकवादी कला से। 50 नंबर है, सर्वश्रेष्ठ कला काव्य है, उसके बाद संगीत, उसके बाद चित्र, उसके बाद मूर्ति, अंत में वास्तुकला है। यह किस विद्वान के अनुसार है? वर्सफोल्ड के अनुसार है। वर्सफोल्ड। किस पुराण में चित्रकला को ही श्रेष्ठ माना है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। इसके अलावा भी माना है किसी में? हाँ, वेरी गुड। सम्रांगण सूत्रधार में भी माना है। सम्रांगण सूत्रधार में भी श्रेष्ठ माना है। सब दोनों में से कुछ दोनों में लिखे होंगे। दोनों लिखे हैं, एक लिखा है, सही कर देंगे, लेकिन आप दोनों लिखिए उसको। शैली शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या है? स्टाइल। किससे बना है? लैटिन के स्टील शब्द का अपभ्रंश है। लैटिन के स्टील शब्द का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब क्या है? किसी भी चीज का बिगड़ा हुआ चीज का बिगड़ा हुआ रूप। वो शैली हो सकती है, भाषा हो सकती है। स्टाइल का क्या अर्थ था? नुकीली पतली सलाखा है जिसके उसकी मोम की तख्तियां बनाई जाती थी यूरोप में, और उन पर लिखने के काम आती है। जैसे ये है, इस प्रकार के एक नुकीली सलाखा होती है। मोम की तख्तियां का मतलब है कोई किसी पर मोम की परत चढ़ा करके फिर उस पर सलाखा से लिखा जाता था। आगे देखिएगा, 53 नंबर सवाल है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भारत में प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला की खोज का समारंभ सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया गया है? जॉन काकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल। 100% आएगा सवाल। जॉन काकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। काकबर्न व कार्लाइल ने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किस सन में की थी? 1880 में की थी। 1880 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। 57 नंबर देखिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहां पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ियों में। या किसी ने मिर्जापुर के निकट लिखा, उसका भी सही कर दीजिए। किसी ने विंध्य क्षेत्र लिखा है, उसका भी सही कर दीजिए। कैमूर की पहाड़ियों में, मिर्जापुर के निकट या विंध्य क्षेत्र, कोई सा भी लिखा सही कर दीजिए उसका, या तीनों ही लिख दीजिए। मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? बारहसिंगा, सांभर तथा गैंडे के शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। एक गैंडे के शिकार का चित्र है जिसमें 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। यह चित्र कहां पर है? विजयगढ़ दुर्ग के पास हरनी हरना गुफा में। विजयगढ़ दुर्ग के पास है, हरनी हरना नामक गुफा में है।
यही चित्र है। यस सर। ये है गेंडे के शिकार का चित्र। कितने आदमी है इसमें? 6। हाँ 6 आदमी है। कई बार इसके ये पूछ लेता है गेंडे के शिकार के चित्र में कितनी आकृतियां बनी हैं? 7। आकृतियां 7 है। अच्छा यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। समझ गए। चलिए आगे लिखिए। लौह फलक का भाला तथा शिकार का चित्र कहाँ मिला है? लोहरी गुफा में मिला है। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में गेंडे के शिकार का चित्र कहाँ मिला है? विजयगढ़ दुर्ग से लगभग 3 मील और सोन नदी से 5 मील दूर है, घोड़मंगर नामक स्थान पर मिला है। घोड़मंगर नामक स्थान पर, आपको घोड़मंगर याद करना है। 17 मार्च 1883 को मिला था। 17 मार्च 1883 को। केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में किसका लेख प्रकाशित हुआ? काकबर्न का लेख प्रकाशित हुआ। दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय किस लेख से मिलता है? 1892 का है न्यू इंपीरियल एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू। न्यू इंपीरियल एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू में एफ फासेट के प्री हिस्टोरिक रॉक पिक्चर्स नियर बेल्लारी, ये लेख का नाम है। नियर बेल्लारी लेख से मिला है। उन्होंने एक लेख लिखा था एफ फासेट ने, उस लेख का नाम है जिसमें मिला है चित्रों का परिचय। सरहद, करियाकोंड और करपटिया नामक गांवों के पास शिला चित्रों की खोज किसने की? हाँ, आईसीएस अधिकारी थे सिल्वेराड। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1907 में 1907 आईसीएस अधिकारी थे सिल्वेराड। किन गुफाओं को सर्व प्राचीन मानव निवास बताया गया है? हाँ, 1911 ईस्वी के मिर्जापुर के गजेटियर में सोन नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को, या सोन नदी की घाटी लिखिए खाली तो सही करिए उसको। हाँ, मिर्जापुर के गजेटियर में, मिर्जापुर में है वो भी, गजेटियर में सोन नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को। अगला सवाल है 66 नंबर है। किस विद्वान ने सिंगनपुर के महत्वपूर्ण शिला चित्रों की, जिसमें बहुत सी मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं, 1910 ईस्वी में किसने खोजा था? 1910 में C.W. एडरसन ने। C.W. एडरसन। A few prehistoric relics and the rock paintings of सिंगनपुर, रायगढ़ स्टेट, सीपी इंडिया किस विद्वान ने प्रकाशित किया? अमरनाथ दत्त ने 1931 में। अमरनाथ दत्त ने 1931 में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने व विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन को। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आने वाला सवाल है। लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन को। इंडियन आर्ट एंड लेटर्स की 10वीं वॉल्यूम में जो 1936 ईस्वी में छपी, गार्डन का कौन सा लेख प्रकाशित हुआ? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। गार्डन ने पंचमढ़ी के
कितने छायाचित्र व रेखा चित्र तैयार करवाए? 50 छायाचित्र थे और 300 रेखा चित्र थे। इंपॉर्टेंट सवाल है 70 नंबर। एच ब्रॉडरिक की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें 3 प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? सिंघनपुर का आखेट का दृश्य, नंबर 1 है सिंघनपुर का आखेट का दृश्य। होशंगाबाद का भैंसा, नंबर 3 है मिर्जापुर का घायल सुअर, मिर्जापुर का घायल सुअर। बहत्तर नंबर सवाल देखिए, स्टुअर्ट पिगाट ने किस ग्रंथ में प्रागैतिहासिक चित्रों की विवेचना की जो 1950 में प्रकाशित हुआ था? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रीमेटिव आर्ट में प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया शीर्षक से भारत की प्रागैतिहासिक कला का परिचय किया? लियोनहार्ड एडम 1940 में, लियोनहार्ड एडम 1940 ने। अवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक में किस चित्रकार ने प्रागैतिहासिक चित्रकला पर कलात्मक ढंग से प्रकाश डाला है? श्री असित कुमार हल्दर ने। इंपॉर्टेंट है, असित कुमार हल्दर ने, बहुत बार देखने को मिलेगा नाम। इंडियन आर्कियोलॉजी में किस किस विद्वान ने शोध कार्य किया? अगर किसी ने एक भी लिखा है तो उसका सही करेंगे। जोशी खड़े, वीएस वाकड़कर, आरपी जोशी, एमआर खरे। वाकड़कर, जोशी, खरे। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की? 100% आएगा सवाल। हो सकता है टेस्ट पेपर में पहले ही नंबर पर सवाल मिल जाए। ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की थी, मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर। ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की थी मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर। मध्य प्रदेश के में मोरना जनपद के पहाड़गढ़ शिवपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र किसे मिले हैं? डीपीएस द्वारिकेश, डीपीएस द्वारिकेश को। कौन थे? अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। चित्रों की आयु किस विधि से सिद्ध करते हैं? 100% आएगा सवाल। कार्बन डेटिंग। आदि मानव के चित्र बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे थे? भय, जादू टोना, चिर स्मृति, विजय एवं सौंदर्य आदि उद्देश्य रहे थे। सर अपने भावों को प्रकट करना लिखा हो तो सही है। हाँ जी, ये सारे भाव ही हैं जितने भी है ना इसमें। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर भय, भय किससे था? उसको किससे था? किससे डरता था? हाँ, वो हिंसक जानवरों से डरता था। इसीलिए क्या था, जो उनको पहले गया जाकर के देखता था, वो देखने के बाद उसको छेड़ता नहीं था, आकर के फिर गुफा में आ जाता था। गुफा में आकर क्या करता था? उसकी योजना बनाता था, उसका चित्र बनाता था। अगर वो हिंसक है तो उसको मारने में कितने व्यक्ति लगेंगे, उनको एक तरीके से रखता था व्यक्तियों को। जो व्यक्ति उसको घेर करके मारते उस विधि को क्या कहते थे? उसको हाका विधि कहते थे, हाका लगाना। तो उस विधि से ये अपने भय पर इसने विजय प्राप्त की, यानी चित्र बनाने के पीछे। फिर दूसरा था जादू टोना। जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो जादू टोने में विश्वास रखता था। वो जादू टोने की जो आकृतियां थी कैसी थी? त्रिशूल के आकृति बना दी, लाइन खींच दी, त्रिकोण बना दिया, गोल आकृति बना दी, व्रत बना दिए, ठीक है, इस प्रकार की वो बना दिया, एक साथिया टाइप का बना दिया। मतलब इस प्रकार की आकृतियां बनाता था जिनमें वो विश्वास करता था। पूजा पाठ के लिए वो ऐसी कुछ गुफाएं मिली हैं जहां पर इस प्रकार के चित्र हैं, तो समझ लीजिए वो कैसी गुफाएं रही होंगी? पूजा पाठ के लिए रही होंगी, तांत्रिक प्रवृत्ति की रही होंगी वो।
फिर उसने लिखा है चिर स्मृति। चिर स्मृति का मतलब क्या है? पुरानी चीजें याद लंबे समय तक याद रखा जाए। तो वो चित्र बनाता था ताकि जिस जानवर का चित्र बना दिया उसको वो लंबे समय तक याद रखे। फिर क्या लिखा है? विजय एवं सौंदर्य। जब किसी जीव जंतु को मारकर, जैसे इसको, ये कौन सी विधि है? ये भी यहाँ पे लगाने की विधि है। जो इस विधि से उससे मार करके जीव जंतु को उसको लेकर के आते थे, उसके बाद क्या बनाते थे? हर्षोल्लास मनाते थे। तो उसके चित्र उसमें बनाए हैं, यानी कि विजय, अभिलाष, सौंदर्य आदि के उद्देश्य रहे थे। अगला सवाल देखेंगे। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य, 80 नंबर सवाल है। कब और किसने प्रकाशित किया था? हाँ, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 30 सितंबर 1973 को धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पता चला, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने प्रकाश में लाए थे। अच्छा, एक बात और है, इसकी बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं 2003 में विश्व धरोहर घोषित की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका लिख लीजिए उसको। 2003 में विश्व धरोहर घोषित की गई है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? होशंगाबाद और भोपाल के बीच हैं। अगर किसी ने लिखा उबैदुल्लागंज स्टेशन के पास है तो उसका भी ठीक कर देंगे। होशंगाबाद और भोपाल के बीच उपस्थित हैं, या उबैदुल्लागंज स्टेशन के दक्षिण में, तो सही कर दीजिएगा। भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितनी हैं? मध्य प्रदेश में 600 से अधिक है। भोपाल में पहले कितनी थी? 500 थी। 83 नंबर सवाल देखेंगे। भीमबेटका की गुफाएं कितने क्षेत्र में फैली हैं? 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। भीमबेटका की गुफाओं में कितनी गुफाएं चित्रित हैं? 475। इंपॉर्टेंट सवाल है। सर कहीं 275 कहीं भी कहीं रखा है। 275 भी लिखा है। नहीं, 475 ही रखिए। सब में तो 475 ही लिखा है। अब तक भीमबेटका की कितनी गुफाओं का उत्खनन हो चुका है? 10 गुफाओं का। भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है? वीएस वाकड़कर को। सर अगर 275 लिख रखा है तो क्या गलत कर? वो शुरू का है ना। हाँ, गलती है बिल्कुल। श्री वीएस वाकड़कर। सर जब पता चल गया 500-600 गुफाएं हैं तो 10 ही कैसे उत्खनन हुई है? तो उत्खनन मतलब चालू हुई कुछ है। गुफाएं ऐसी हैं जहां तक पहुंचना संभव ही नहीं है, तो उत्खनन कैसे होगा? हाँ, धीरे धीरे उसका कार्य चल रहा है। चित्र है तभी तो पता चला जब उत्खनन हो गया। हाँ जी। तो उत्खनन फिर ज्यादा तो हो गया। नहीं, गुफाओं में चित्र तो मिले ही होंगे, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ गुफाओं में चित्र ऐसे हैं जो मिट चुके हैं। अब जिनमें मिले होंगे उनकी संख्या लिखिए। केवल शिकार के। माँ बेटा का भी होना है। सामुदायिक सभा। वेशभूषा हाँ, 87 नंबर सवाल देखेंगे। भीमबेटका की अधिकतर गुफाएं किस काल की हैं? मध्य पाषाण काल की हैं। भीमबेटका के अधिकतर चित्र किस रंग के हैं? लाल व सफेद के हैं। कुछ चित्र मिले हैं हरे व पीले रंग के भी हैं, कुछ चित्र हैं केवल। भीमबेटका के चित्रों को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में, मध्य, ताम्र और प्रारंभिक और उत्तर ऐतिहासिक। मध्य, ताम्र, प्रारंभिक और उत्तर ऐतिहासिक। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र कहाँ मिले हैं? कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। लिखुनिया 2 किस नदी के तट पर है? सोन नदी। लिखुनिया 2 किस नदी के संगम पर है? गरई व भंडरिया नदी के संगम पर है। लिखुनिया में कौन सा चित्र सबसे सुंदर है? हाथी के शिकार का चित्र सुंदर है। 93 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखुनिया 2 के पास एक पिकनिक स्थल है, उसका नाम क्या है? विडम है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सर 92 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। 92 गरई व भंडरिया। एक आदमी हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। चित्र कहाँ पर है? मिर्जापुर में है, लोहरी नामक स्थान पर। मिर्जापुर में है, लोहरी नामक स्थान पर।
उत्तर प्रदेश में किस विद्वान ने सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज की? सिल्वेरार्ड ने। होशंगाबाद पंचमढ़ी से कितने मील दूर व किस नदी के तट पर स्थित है? 45 मील दूर है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पंचमढ़ी के पास किस नाम की पहाड़ी है? महादेव। हाँ, आदमगढ़ या महादेव नाम की पहाड़ी है। हल्के पीले रंग का एक विशाल हाथी कहां पर मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है। पंचमढ़ी, होशंगाबाद। पंचमढ़ी से एक बड़े भैंसे का चित्र मिला है, उसकी माप क्या है? 10x6। इंपॉर्टेंट सवाल है, 10x6 फिट। छलांग लगाते बारहसिंगा चित्र कहां पर है? किस रंग की रेखाओं से उकेरा है? होशंगाबाद में है और पीले रंग की रेखाओं से उकेरा गया है। सिंगनपुर के अधिकतर चित्र किन रंगों से बने हैं? गेरू व रामरज जैसे रंगों से बने हैं। गेरू व रामरज। पहाड़गढ़ के चित्र किस नदी के तट पर हैं? आसान नदी के तट पर है। आसान नदी के तट पर हैं। पहाड़गढ़ की गुफाएं किससे भरी पड़ी हैं? मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी हैं। मिर्जापुर की दरी गुफाएं किस नदी के तट पर हैं? गरई नदी के तट पर हैं। गरी। शाहबाद व चक्रधरपुर चित्रित स्थान किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। अलनिया शैल चित्र। अब तो वर्तमान में उसमें है झारखंड में चक्रधरपुर। हाँ, इसमें से कट गया था। अलनिया शैल चित्र किस मार्ग पर स्थित है तथा किस नदी के तट पर है? दिल्ली बम्बई रेल मार्ग। अलनिया नदी के हाँ, अलनिया नदी के तट पर है, दिल्ली बम्बई रेल मार्ग पर। ऋषिमुख पर्वत में आदिम चित्रों की खोज किसने की? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद थे कौन? श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने 1955 में। प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वाधिक लुभावनी विषय वस्तु क्या रही आखिर? इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रागैतिहासिक कला का कलाकार क्या था? जादूगर था, उसका कोई सीमांकन नहीं था। आदिम चित्रकला का चित्रतल क्या होता था? समस्त दीवार या छत। क्या? ओझा किसको बोल रहा है? ओझा। यस। ओझा। नहीं, शिकारी को नहीं बोलते ओझा। ओझा जो टोने टोटके का काम करते थे उनको बोलते हैं। सर कहीं लिख रखा था शिकारी को। हाँ, अहेरिया अहेरिया बोलते थे। कहते हैं। हाँ। क्या आदिम कलाकार के चित्र तल का कोई सीमांकन होता था? नहीं, वो कुछ भी और कितने भी आकार का चित्र बना सकता था, उसका कोई सीमांकन नहीं था। आदिम चित्रों में अधिकतर किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गेरू, रामरज, काजल। गेरू, रामरज, काजल व खड़िया। गेरू, रामरज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में पक्षियों के रूप में किनका चित्रांकन मिलता है? मोर का अधिक मिलता है, कहीं कहीं पर क्या है? बत्तख भी देखने को मिली है, लेकिन कम है। मोर का अधिक मिलता है। 115 नंबर सवाल है, प्रागैतिहासिक कला में पशुओं को किस रूप में चित्रित किया गया है? मानव परिवार के सहचर के वे सदस्य के रूप में। हाँ, आखेट के दृश्यों में। प्रागैतिहासिक जैसे चित्र और कहां पर मिले हैं? स्पेन और रोडेशिया में मिले। स्पेन और रोडेशिया। सिंघनपुर, कबरा पहाड़ तथा रायगढ़ क्षेत्र में किसका चित्रण नहीं मिलता है? धनुर्धरों का नहीं मिलता है। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी क्षेत्र में मिलता है। अश्व चित्रण, इंपोर्टेंट सवाल 118। अश्व चित्रण अधिक कहाँ कहाँ मिलता है?
ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, बांदा और मिर्जापुर। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, बांदा और मिर्जापुर क्षेत्र में किस क्षेत्र में अश्व चित्रण नहीं मिलता? रायगढ़ में। 120 इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक कला चित्रों की कोई एक विशेषता बताइए। चित्र कुछ विशिष्ट विषयों के आधार पर ही बने हैं। दूसरा भी लिख सकते हैं, इन चित्रों में प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। बाकी किसी ने भी लिखा है वो भी सही हाँ, है। कोई भी लिख सकते हैं, एक विशेषता कुछ भी बहुत लिख सकते सारे हैं। प्रागैतिहासिक कला के चित्र किस रंग से बने हैं? खनिज रंगों से। हाँ, केवल काले, लाल, पीले या सफेद रंग से बने हैं। काले, लाल, पीले या सफेद रंग से बने हैं। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में कहीं कहीं किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? छेपांकन, स्टेंसिल। छेपांकन पद्धति या स्टेंसिल। प्रागैतिहासिक कला के रंगों को किसमें मिलाकर लगाया जाता था? पशुओं की चर्बी में। पशुओं की चर्बी में। कहाँ की गुफा में प्रागैतिहासिक कला चरम परिणति पर पहुंची प्रतीत होती है? भीमबेटका। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो पशुओं की चर्बी में रंग मिलाने के लिए एक पात्र का प्रयोग किया जाता था, वो पात्र क्या था? जानवर के पुट्ठे की हड्डी। हाँ, जानवर के पुट्ठे की हड्डी थी वो, जिसका प्रयोग किया जाता था।